Hello, English lovers. Welcome to IIT. Friends, today's our topic is Animal Farm by George Orwell. ये वर्क एक पॉलिटिकल अलीगरी है। अलीगरी मतलब एक कहानी की आड़ में दूसरी कहानी। मतलब एक कहानी तो हमें नॉवेल पढ़कर सामने समझ में आ रही होती है, पर रियल में जो ऑथर है वो किसी दूसरी कहानी की तरफ इशारा करता है। मतलब वो इस कहानी के थ्रू कुछ और समझाना चाहता है। तो एनिमल फार्म की कहानी हमारी पॉलिटिक्स को बहुत अच्छे से रिफ्लेक्ट करती है कि सत्ता हाथ में आते ही लोग कैसे बदल जाते हैं, कोई भी अपना नहीं रहता है। तो कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसकी कैरेक्टर्स देखते हैं। सबसे पहले मिस्टर जोन्स, जो कि एक जानवरों का एक फार्म है, मैनोर फार्म, इसके मालिक हैं। ठीक है। उसके अलावा जितने मेन कैरेक्टर्स हैं वो सारे के सारे एनिमल्स ही हैं। ये एक इंसान है जो कि मेन कैरेक्टर है, इसके अलावा सारे कैरेक्टर्स एनिमल्स हैं। सेकंड कैरेक्टर है हमारा ओल्ड मेजर, जो कि एक बूढ़ा पिग है। इसके अलावा 3 और पिग हैं, स्नोबॉल, नेपोलियन एंड स्क्विलर। बॉक्सर नाम का एक घोड़ा है जो बहुत ही ज़्यादा मेहनती है। इसके अलावा 9 कुत्ते भी इस कहानी में एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी कहानी। हमारी कहानी शुरू होती है एक एनिमल फार्म से जिसका नाम है मैनोर फार्म। ठीक है। और इसका मालिक है मिस्टर जोन्स। अब इस एनिमल फार्म में सभी तरह के जानवर हैं, मतलब घोड़े, गधे, कुत्ते, बकरी, बिल्ली, सब कुछ है, और पिग्स। लेकिन जो इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स हैं हमने सिर्फ वही मेंशन किए हैं। ठीक है। तो इस एनिमल फार्म में एक बहुत ही बूढ़ा और समझदार पिग भी रहता है जिसका नाम है ओल्ड मेजर। तो एक रात ये बूढ़ा पिग सभी जानवरों की मीटिंग बुलाता है। तो सारे जानवर इकट्ठा हो जाते हैं। तब ये बोलना शुरू करता है कि दोस्तों, इस फार्म में हमारी हालत बहुत ही बुरी है। मैंने अब तक लगभग 400 बच्चों को जन्म दिया है, लेकिन आज मेरे साथ मेरा एक भी बच्चा नहीं है, क्योंकि जो हमारा मालिक है मिस्टर जोन्स, उसने उन सारे बच्चों को पास के शहर के बूचड़खानों में बेच दिया है। और यहाँ रहने वाले सभी जानवरों के साथ ऐसा ही होता है, चाहे वो घोड़े के बच्चे हों, बकरी के हों या फिर भेड़ों के हों। गायों के दूध के साथ साथ उनके बच्चों को भी बेच दिया जाता है। मुर्गियों को तो सिर्फ अंडे देने के लिए यहाँ रखा जाता है और उनके अंडों को बेच दिया जाता है। और ये हमें पेट भर खाना भी नहीं देता। ये हमें सिर्फ उतना ही खाना देता है कि बस जिससे हम इसका काम कर सकें। तो क्या हम सब ऐसी ही ज़िंदगी जीते रहेंगे? नहीं, अब और नहीं। हम इससे ज़्यादा जास्ती नहीं सहेंगे। मनुष्यों के प्रति, यानी जो इंसान हैं, उनके खिलाफ हम सबको इकट्ठा होकर बगावत करनी होगी, क्योंकि अगर ऐसा हमने नहीं किया तो हम लोगों को भूखे मरना पड़ेगा। क्योंकि ये जो इंसान होता है ना, ये बहुत ही कमज़ोर है। वो हमसे सारा काम करवाता है और अपना खुद कुछ भी नहीं करता, और हमें पेट भर खाने को भी नहीं देता। तो हम क्यों सहें उनकी गुलामी? तो मेजर की ये जोश भरी बातें सुनकर जितने भी जानवर थे वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस होते हैं। साथ ही साथ मेजर उनको एक सॉन्ग भी सुनाता है। उस सॉन्ग का नाम होता है बीस्ट ऑफ इंग्लैंड। ये उस सॉन्ग का नाम है जो मेजर उन लोगों को सुनाता है। और इस सॉन्ग में जानवरों के हित की बातें की गई होती हैं। तो ये सॉन्ग से भी जानवर बहुत जोश से भर जाते हैं और सारे के सारे मिलकर एक साथ गाना गाने लगते हैं। अब इस सॉन्ग की आवाज़ जब मिस्टर जोन्स के कानों में पड़ती है, जो कि अंदर सोया हुआ होता है, तो वो गन लेकर बाहर आता है। उसे ऐसा लगता है कि सारे जानवर चिल्ला रहे हैं, मतलब बाड़े में कोई भेड़िया वेड़िया तो नहीं आ गया, उसके फार्म में कोई भेड़िया आ गया शायद। तो वो बाहर गन फायर करता है। जैसे ही गन फायर होती है तो क्या होता है, सारे जानवर मीटिंग छोड़कर अपनी अपनी जगह पर जाकर लेट जाते हैं, बिल्कुल चुपचाप। तो मिस्टर जोन्स जब फार्म पर आता है तो ऐसा लगता है वहाँ पर कुछ हुआ ही नहीं है, बिल्कुल सन्नाटा। तो वो वापस चला जाता है। अब इस मीटिंग के 3 दिन के बाद वो जो बूढ़ा पिग होता है उसकी मौत हो जाती है। लेकिन जो मेजर की बातें थी वो जानवरों के दिल में कहीं ना कहीं घर कर जाती हैं, और वो सभी इंसान की गुलामी से आज़ाद होने का सपना देखने लगते हैं। लेकिन शुरुआत कौन करे, ये तो बहुत बड़ा प्रश्न था, क्योंकि आज़ाद तो सभी होना चाहते थे, लेकिन उनको लीड कौन करे। तब सामने आते हैं ये 3 पिग, स्नोबॉल, नेपोलियन, स्क्विलर। और ये तीनों पिग उस बूढ़े पिग के सपने को साकार करने की ठान लेते हैं, और ये उस बूढ़े पिग के आइडियल्स पर एक आइडियोलॉजी बनाते हैं जिसका नाम होता है एनिमलिज्म।
एनिमलिज्म नाम की एक आइडियोलॉजी बनाते हैं जिसमें बूढ़े पिग ने जो सपने देखे थे उनको उनके नियम और कानून होते हैं। अब ये तीनों लग जाते हैं फार्म के सारे एनिमल्स को उस बूढ़े पिग की आइडियोलॉजी समझाने, क्योंकि उस बूढ़े पिग की बातों ने इम्प्रेस तो सबको किया था, लेकिन सब उसकी आइडियोलॉजी को समझ नहीं पा रहे थे। जैसे कि आप लोगों ने लगान मूवी देखी होगी ना, उसमें आमिर खान एक टास्क ले लेता है कि अगर वो क्रिकेट खेलेगा अंग्रेज़ों के साथ और क्रिकेट में जीत गया तो उसे लगान नहीं देना पड़ेगा, मतलब पूरे गाँव को लगान नहीं देना पड़ेगा। तो ये बातें बहुत अच्छी लगती थी सुन के, लेकिन गाँव वाले उसका साथ देने को तैयार नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि उनको वो चीज़ समझ ही नहीं आती है। दूसरी चीज़, उनको भरोसा भी नहीं होता है कि क्या हम लोग जीत भी पाएँगे उनसे। तो सिमिलरली वही सिचुएशन यहाँ पर चल रही थी। ये बातें अच्छी तो बहुत लग रही थी, लेकिन जानवर इस आइडियोलॉजी को समझ नहीं पा रहे थे। कुछ जानवर कह रहे थे कि चलो अगर हमने मिस्टर जोन्स को भगा भी दिया तो हमें खाने को कौन देगा। तो कुछ कह रहे थे कि मिस्टर जोन्स तो हमारा मालिक है, हमें उसके खिलाफ गद्दारी नहीं करनी चाहिए। और कुछ का कहना था कि वो इंसान है, इंसान, हम लोग उससे कैसे जीत सकते हैं, कभी नहीं जीत पाएंगे, हार जाएंगे और फिर हमारी हालत और बदतर हो जाएगी। तो ये सारी सिचुएशन वहाँ पर चल रही थी। लेकिन जो भी हो, क्रांति लानी है तो सारे एनिमल्स को साथ में ही आना पड़ेगा, क्योंकि यूनिटी में पावर है ना। अब ये तीन अकेले पिग मिलकर तो कुछ भी नहीं कर सकते, तो ये लोग अपनी बातों को दूसरों को समझाते रहे समझाते रहे समझाते रहे और फाइनली एक दिन ऐसा आया कि सारे एनिमल्स कन्विंस हो गए और सब ने मिलकर मिस्टर जोन्स को भगा दिया। फिर सब एक पहाड़ की चोटी पर इकट्ठा हुए और उन्होंने सबसे पहले मैनोर फार्म का नाम बदल कर रख दिया एनिमल फार्म, जिसके ऊपर हमारी स्टोरी का टाइटल है, राइट। तो इसका नाम हो गया एनिमल फार्म। अब जो जितने भी जानवर थे उन्होंने बूढ़े पिग के सपने को साकार करने की कस्में वस्में खाई। और जो इसमें बॉक्सर नाम का घोड़ा था ना, मैंने कहा था ना बहुत मेहनती है, ये बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड था और उसने एक नारा अपने दिल में बसा लिया था कि मैं और ज़्यादा मेहनत से काम करूँगा। और इसने वैसा किया भी अपने पूरे लाइफ में। ये सिर्फ मेहनत से काम ही करता रहा और इसने अपनी पूरी ज़िंदगी मैनोर फार्म, जो कि अब एनिमल फार्म हो चुका था, इस फार्म के नाम कर दी। और लास्ट में इसके साथ क्या होता है वो अभी नहीं बताएंगे, वो स्टोरी में देखेंगे। अब इस फार्म के दो मेन लीडर थे, एक था स्नोबॉल और दूसरा था नेपोलियन। स्नोबॉल जो कि स्पीच देने में बहुत अच्छा था और ये पढ़ा लिखा भी काफ़ी था, इसके पास नए नए आइडियाज़ थे, ये सब कुछ था। लेकिन नेपोलियन ना स्पीच देने में अच्छा था ना उसके पास ज़्यादा आइडियाज़ थे, फिर भी साथ में था। और ये जो स्क्विलर था ये तो नेपोलियन को सपोर्ट करता था, ठीक है, मतलब नेपोलियन के साथ रहता था। जैसे आपने मुन्ना भाई एमबीबीएस देखी होगी ना, उसमें जो सर्किट का रोल था ये स्क्विलर बिल्कुल वैसे ही था कि नेपोलियन जो भी कहेगा वही सही है। और लेकिन हमारा जो सर्किट था वो अच्छा था, बट ये इतना अच्छा नहीं है, वो आगे देखेंगे हम। अब जब पहाड़ पर कस्में वस्में खा ली गई तो उसके बाद ये जो स्नोबॉल मैंने बताया ना, ये स्पीच में बहुत अच्छा था। तो ये स्पीच देता है और साथ ही साथ जानवरों के सामने 7 नियम रखता है। क्या होते हैं वो 7 नियम? जिसमें पहला नियम होता है वट एवर गोज अपॉन 2 legs इज एन एनिमी, मतलब जो भी 2 पैरों पे चलता है वो हमारा दुश्मन है, मतलब कि इंसान हमारा दुश्मन है। दूसरा रूल था वट एवर गोज अपॉन 4 legs और हैज़ विंग्स इज़ अ फ्रेंड, यानी जो भी 4 पैरों पे चलता है या जिसके पंख हैं वो हमारा दोस्त है। यानी जितने भी जानवर हैं और जितने भी पक्षी हैं वो सब हमारे फ्रेंड हैं। तीसरा रूल था नो एनिमल शैल वेयर क्लोथ्स, कि कोई भी जानवर कपड़े नहीं पहनेगा। फोर्थ रूल था नो एनिमल शैल स्लीप इन अ बेड, कोई भी जानवर बिस्तर पर नहीं सोएगा। पांचवा रूल था नो एनिमल शैल ड्रिंक अल्कोहल, मतलब कोई भी जानवर शराब नहीं पिएगा। छठा रूल था नो एनिमल शैल किल एनी अदर एनिमल, कोई भी जानवर किसी दूसरे एनिमल को नहीं मारेगा। और सातवां मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूल था ऑल एनिमल्स आर इक्वल, मतलब सभी जानवर एक बराबर हैं। और भी एनिमल फार्म के कुछ और भी नियम बनाए गए थे जो इस तरीके मेंशन नहीं थे, लेकिन ये था कि कोई भी जानवर किसी दूसरे जानवर या इंसानों के साथ कभी भी व्यापार नहीं करेगा, ठीक है। जो भी ये लोग प्रोडक्शन करेंगे वो खुद ही उसका इस्तेमाल करेंगे। और भी छोटे छोटे कई सारे रूल थे जो आगे हम आपको बताते चलेंगे। तो ये सारे रूल से सारे जानवर एग्री थे और सब उसको मानते भी थे। अब
अपने लिए खाना भी तो चाहिए ना। तो ये सारे अब फार्म पर काम करना शुरू करते हैं, फार्म पर काम शुरू हो जाता है क्योंकि सबको अपना पेट पालना था। लेकिन ये सब जानवर अपनी मर्जी से काम करते थे, मतलब जितनी ज़रूरत थी बस उतना ही प्रोडक्शन, क्योंकि कहीं बेचना तो है नहीं उनको, सिर्फ अपने खाने के लिए ही उगाना है, तो बस जितना ज़रूरत है उतना उगाते थे। बेफिक्री से आसमान के खुले आसमान के नीचे अपना घूमते रहते थे। और संडे को यहाँ ऑफ भी होता था। और जो वर्किंग क्लास होते थे ना, उसमें जब ब्रेकफास्ट के बाद एक मीटिंग होती थी जिसमें सारे जानवर एक साथ मिलकर डिस्कस करते थे कि हम लोगों ने हफ्ता भर क्या काम किया और नेक्स्ट वीक हम लोग कैसे क्या करेंगे। बहुत मज़े से ज़िंदगी कट रही थी इनकी। और जो ये स्नोबॉल था ना, मैंने बताया था ये काफ़ी पढ़ा लिखा था, तो ये बाकी जानवरों को पढ़ाता लिखाता भी था। ये भी एक अच्छा काम शुरू हो गया था। अब एक दिन एनिमल फार्म में एक कुतिया ने 9 पिल्लों को जन्म दिया। ठीक है, ये जो 9 डॉग्स लिखे हैं ना, 9 पिल्लों को जन्म दिया। तो जो ये नेपोलियन था उसको वो ये पिल्ले बहुत प्यारे लगे, तो उसने कहा कि ठीक है, बाकी सबको स्नोबॉल पढ़ा रहा है लेकिन इन कुत्तों को पढ़ाने की जिम्मेदारी मैं अपने सर लेता हूँ। तो किसी भी जानवर ने कोई ध्यान नहीं दिया, कहने का ठीक है तुम्हें पढ़ाना है तुम पढ़ा लो। तो ठीक है, ये पढ़ाने लगा, दिन ऐसे ही गुजरने लगे। धीरे धीरे पूरे इंग्लैंड को पता चल गया था कि एनिमल फार्म नाम की कोई जगह है जहाँ पर एनिमल्स अपनी मर्जी चलाते हैं। तो स्नोबॉल और नेपोलियन को भी ये जानकर बड़ा अच्छा लगता था, क्योंकि ये दोनों भी अब फेमस होना चाहते थे और चाहते थे कि सारे एनिमल्स इनसे इंस्पायर हो। इधर कुछ जो दूसरे फार्म्स थे और उनके जो मालिक थे, उनको ये डर लगने लगा कि कहीं एनिमल फार्म्स के जानवरों से इंस्पिरेशन लेकर हमारे जानवर भी हमारे खिलाफ ना हो जाएं। तो इन लोगों ने मिस्टर जोन्स की हेल्प करने की सोची। इन लोगों ने सोचा कि ऐसा करते हैं, इसको इसका फार्म वापस दिला देते हैं, कहीं तो हमारे जानवर हमारे खिलाफ हो जाएंगे। तो मिस्टर जोन्स के साथ मिलकर दूसरे लोगों ने एनिमल फार्म पर हमला बोल दिया। ठीक है, मैं इसको एनिमल फार्म ही बोल रही हूँ, नाम बदल चुका है इसका। तो एनिमल फार्म पर हमला बोल दिया, लेकिन इधर स्नोबॉल भी पूरी तरह तैयारी कर चुका था। भाई पढ़ा लिखा आदमी था, आदमी नहीं था सॉरी, पिग था, पढ़ा लिखा था, समझदार था। तो इसने भी अपनी एनिमल्स की आर्मी तैयार कर रखी थी और इंसानों और जानवरों के बीच में बहुत तगड़ा युद्ध हुआ और उसके बाद जीत हुई एनिमल्स की। और इस युद्ध को नाम दिया गया बैटल ऑफ काउशेड। बैटल ऑफ काउशेड। इस लड़ाई में कई जानवरों ने अपनी जान भी गंवाई और जानवरों ने ये साबित कर दिया कि अपनी आज़ादी के लिए वो अपनी जान तक दे सकते हैं। और बाकी जो एनिमल्स मरे थे उनको और उनके परिवार वालों को कई सारी उपाधियाँ, मेडल वेडल भी दिए गए। तो सब कुछ ठीक चल रहा था। लेकिन अब स्नोबॉल और नेपोलियन में बात बात पर बहस होती थी। दरअसल स्नोबॉल जो भी प्रपोजल रखता था, जो भी क्या कहते हैं, जानवरों की भलाई के लिए कोई भी बात कहता था, नेपोलियन कुछ ना कुछ उसमें प्रॉब्लम्स क्रिएट करके कुछ ना कुछ उसका अपोज ही करता रहता था। मतलब दोनों के आइडियाज़ बिल्कुल मैच नहीं करते थे। एक दिन स्नोबॉल ने एक प्रपोज़ल रखा कि हम लोग पवन चक्की बनाएंगे, यानी कि विंड मिल। तो जब हम विंड मिल बनाएंगे तो हमारे फार्म को इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी, कोई भी जानवर ठंड से मरेगा नहीं क्योंकि गर्म पानी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा और हमारे काम काफ़ी आसान हो जाएंगे। लेकिन हमेशा की तरह नेपोलियन को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। उसने कहा कि पहली बात तो पवन चक्की बनाएंगे, इलेक्ट्रिसिटी आएगी तो उससे तो जानवरों को मरने का खतरा है, किसी को भी करंट लग सकता है भाई, वो मर जाएगा। दूसरी बात, अगर हम लोग उसमें बिजी हो जाएंगे तो फूड प्रोडक्शन कौन करेगा। और तीसरी बात कि अभी हमें इंसानों से हम पूरी तरीके फ्री नहीं हुए हैं, वो कभी भी हम पे हमला कर सकते हैं। तो पवन चक्की बनाने से अच्छा है कि हम लोगों को अपनी आर्मी तैयार करनी चाहिए, खुद को स्ट्रांग बनाना चाहिए। तो बेसिकली स्नोबॉल की इस बात का उसने पूरी तरीके से विरोध किया। तो अब ये तय किया गया कि वोटिंग होगी, यानी स्नोबॉल और नेपोलियन के लिए वोट किया जाएगा। जिसको ज़्यादा वोट मिलेंगे वो जीत जाएगा। स्नोबॉल की वोटिंग ज़्यादा हुई, उसको ज़्यादा वोट मिले तो पवन चक्की बनेगी, और अगर नेपोलियन को ज़्यादा वोट मिले तो पवन चक्की नहीं बनेगी। तो ठीक है, वोटिंग का दिन आया। वोटिंग से पहले दोनों ही जो लीडर थे यानी स्नोबॉल और नेपोलियन, इन लोगों को अपनी अपनी स्पीच देनी थी, लोगों को समझाना था भाई। तो सबसे पहले तो स्नोबॉल आया। ठीक है, उसने लोगों को समझाया कि पवन चक्की बनाने से यानी विंड मिल बनाने से क्या क्या प्रॉफिट होंगे, कैसा होगा, सब कुछ कितना अच्छा होगा।
और मैंने आपको पहले ही बताया है स्नोबॉल तो स्पीच देने में बहुत अच्छा था, तो सब लोग लगभग इसकी तरफ कन्विंस हो गए थे। तो स्नोबॉल पढ़ा लिखा भी ज़्यादा था, तो ऐसा लग रहा था कि बॉल जो है वो स्नोबॉल के पास है, मतलब कि लग रहा था कि वोटिंग ज़्यादा से ज़्यादा स्नोबॉल के पास ही आएगी, ज़्यादा से ज़्यादा वोट स्नोबॉल के पास आएंगे। लेकिन भाई आज के ज़माने में पढ़ाई लिखाई से कुछ नहीं होता, पढ़ाई लिखाई के साथ साथ ना दिमाग भी होना चाहिए, जो कि नेपोलियन के पास था। और अभी देखना उसका दिमाग क्या करता है। तो स्नोबॉल अपनी स्पीच देकर वापस आ जाता है। अब बारी आती है नेपोलियन की। तो मैंने आपको बताया ना, नेपोलियन को स्पीच देना ज़्यादा आता ही नहीं था और पढ़ा लिखा तो ज़्यादा था नहीं, तो वो बस थोड़ा सा ही बोलता है। लेकिन तभी वो एक अजीब सी आवाज़ निकालता है। जैसे ही वो आवाज़ निकालता है ना, नेपोलियन के वो जो 9 कुत्ते थे, जो 9 पिल्ले थे, अब वो खूंखार कुत्ते बन गए थे। ठीक है, उन्होंने वहाँ पर, वो लोग वहाँ पर आए, यानी वो 9 कुत्ते आते हैं और स्नोबॉल को वहाँ से खदेड़ देते हैं। इसके बाद नेपोलियन खुद को एनिमल फार्म का लीडर घोषित कर देता है। और लीडर बनते ही सबसे पहले उसने बोला कि अब यहाँ कोई मीटिंग नहीं हुआ करेगी। जो पहले मीटिंग होती थी ना, जानवर डिस्कस करते थे, उसने उसको सबसे पहले ख़त्म कर दिया। दूसरा, उसने कहा कि जानवरों के लिए जो भी नियम बनेंगे ना, वो सिर्फ और सिर्फ पिग्स ही डिसाइड करेंगे, और पिग्स में सबसे ज़्यादा कौन, नेपोलियन ही डिसाइड करेगा। और उसने एक और घोषणा की कि अब हम सब मिलकर विंड मिल बनाएंगे। दरअसल दोस्तों, ये नेपोलियन कभी विंड मिल के खिलाफ था ही नहीं, वो तो बस स्नोबॉल के खिलाफ था। वो उसे वहाँ से हटाना चाहता था और अकेला लीडर बनना चाहता था। तो ये होती है पॉलिटिक्स जो नेपोलियन ने की थी, कि पढ़ाई लिखाई से कुछ नहीं होता, पढ़ाई लिखाई के साथ साथ झूठ भी बोलना पड़ता है, और बहुत बोला जाता है पॉलिटिक्स में। ठीक है, तो नेपोलियन को बहुत अच्छे से पॉलिटिक्स आती थी। स्नोबॉल तो सारे जानवरों के भले के लिए काम कर रहा था, लेकिन नेपोलियन का दिमाग अलग ही चल रहा था। तो लीडर बनने के बाद नेपोलियन ने जानवरों से हद से ज़्यादा काम लेना शुरू किया। विंड मिल को बनाने के लिए जानवरों से दिन रात मेहनत करवाई जाती थी। संडे को जो ऑफ रहता था ना, वो भी ख़त्म कर दिया गया। जानवरों पर इतने अत्याचारों के बावजूद किसी को नेपोलियन के खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं होती थी, क्योंकि एग्जाम्पल तो वो लोग देख ही चुके थे। वो खूंखार कुत्ते जिन्होंने स्नोबॉल को पूरा भगा दिया था, वो उसे खा भी सकते थे, राइट। उसके बाद बेचारे विंड मिल बनाने में जुटे रहते थे, और विंड मिल के काम में सब इतने बिजी हो गए थे कि इन लोगों ने इस बार अनाज भी नहीं उगाया था, या अनाज बहुत ही कम उगाया जाता था, जो उनके लिए आगे बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला है। अब विंड मिल के काम को बॉक्सर नाम का जो घोड़ा था ना, मेहनती मेहनती घोड़ा, ये बिल्कुल जी जान से लगा हुआ था, क्योंकि ये नेपोलियन पर आग बंद करके विश्वास करता था। उसे लगता था कि नेपोलियन जो कर रहा है बिल्कुल सही कर रहा है, वो कभी कुछ गलत कर ही नहीं सकता, जो वो करेगा उसमें ही हम लोगों की भलाई है। जबकि सामने सामने दिख रहा है कि नेपोलियन क्या कर रहा है, लेकिन उसने तो ये विश्वास ही कर लिया था कि नेपोलियन जो भी कर रहा है उसमें ही हम लोगों की भलाई है। अब विंड मिल बनाने के काम बहुत तेज़ी से चल रहा था, तो विंड मिल बनाने के लिए औज़ारों की भी ज़रूरत होती है और दूसरी चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो नेपोलियन ने कहा कि अब हमें व्यापार करना पड़ेगा। जो चीज़ें हमारे पास ज़्यादा हैं, जैसे गेहूँ हैं और अनाज हैं, अंडे हैं, दूध हैं, तो हम ये सब दूसरे व्यापारियों को बेचेंगे और उनसे जो हमारे ज़रूरत का सामान है उसे खरीदेंगे। तो यहाँ पर हमारा जो रूल नंबर 1 था कि इंसान हमारा दुश्मन है, वो तो मिट गया। क्यों? क्योंकि भाई इंसान जब दुश्मन है तो आप उसके साथ व्यापार कैसे कर सकते हो? और एक रूल ये भी था ना कि कोई किसी से व्यापार नहीं करेगा, जो भी प्रोडक्शन होगी वो जानवरों के लिए होगी। उस रूल को भी ख़त्म कर दिया गया। और यही नहीं, नेपोलियन ने समझाया कि हम लोग व्यापार थोड़ी ना कर रहे हैं, व्यापार तो हमारा एक आदमी करेगा। अब विंड मिल पूरी ही होने वाली थी कि तूफान आ जाता है और विंड मिल उखड़कर गिर जाती है। और दरअसल विंड मिल उखड़ी इसलिए थी क्योंकि उसकी जो दीवारें थीं वो बहुत पतली थीं, और ये बात नेपोलियन को पता चली। कई लोगों ने, दूसरे इंसानों ने, अब तो नेपोलियन इंसानों से व्यापार कर रहा है ना, तो उनसे बातचीत भी करता है, तो इंसानों ने बताया कि विंड मिल की दीवारें बहुत पतली थी, इसलिए वो तूफान को झेल नहीं पाई। लेकिन नेपोलियन और स्क्विलर, ये दोनों ने जानवरों को ये बताया कि ये सब विपक्ष की चाल है। विपक्ष कौन? स्नोबॉल, जिसको इन्होंने भगा दिया था। तो बोला स्नोबॉल ने ही षड्यंत्र रचकर विंड मिल को गिरवाया है, वो हमारा दुश्मन है।
अब मैं आदेश देता हूँ, मैं ये अनाउंस करता हूँ कि स्नोबॉल को मार देना चाहिए, क्योंकि वो हमारा दुश्मन है, वो एनिमलिज्म का दुश्मन है। तो यानी कि यहाँ पर जो दूसरा रूल था एनिमल फार्म का, मतलब यहाँ पे सिक्स्थ नंबर पे लिखा है, सिक्स्थ रूल, कि कोई भी जानवर दूसरे जानवर को नहीं मारेगा, उसको भी हटा दिया गया। क्यों? क्योंकि नेपोलियन ने आदेश दे दिया था कि स्नोबॉल को मार दिया जाए, तो ये रूल भी ख़त्म हो गया। लेकिन धीरे धीरे लोगों को ये लगने लगा था ना कि नेपोलियन जो कर रहा है वो गलत कर रहा है। उनको लगता था कि स्नोबॉल के टाइम पे हमारी ज़िंदगी सही थी। तो अब नेपोलियन एक मूवमेंट चलाता है, उस मूवमेंट का नाम होता है ग्रेट पर्ज। ये उस मूवमेंट का नाम है जो नेपोलियन चलाता है, ग्रेट पर्ज। और इस मूवमेंट में क्या होता है कि जिन लोगों को भी लगता था कि स्नोबॉल सही है और जो उसके समर्थक थे, उन सबको नेपोलियन, जो वो खूंखार कुत्ते थे, उनसे कटवा कर मरवा देता है। और फाइनली जो रूल नंबर 6 था ना, नो एनिमल शैल किल एनी अदर एनिमल, वो अप्लाई होना शुरू हो जाता है। मतलब वो नहीं, कि अब जानवर दूसरे जानवर को मार भी रहे हैं। और नेपोलियन आदेश देता है कि विंडमिल दोबारा से बनेगी। इस विंडमिल के चक्कर में जानवरों ने अनाज तो उगाया है नहीं, ऊपर से जो अनाज स्टोर में बचा हुआ था उसका तो नेपोलियन ने व्यापार करना शुरू कर दिया है। तो अब जानवर खाएंगे क्या? आप आगे देखिए। इधर नेपोलियन इंसानों की जो आदतें होती ना, उनको भी अपनाने लगता है। कौन सी आदतें होती हैं? जैसे कि शराब पीना, ठीक है, वो शराब पीना शुरू कर देता है। तो जो 5th रूल था कि कोई शराब नहीं पिएगा, वो भी हटा दिया जाता है। फिर था कि कोई एनिमल बिस्तर पे नहीं सोएगा, तो नेपोलियन बिस्तर पे भी सोने लगता है। वो कहता है कि भाई हम तुम लोगों से, जो पिग्स हैं ना, वो तुम लोगों से ज़्यादा मेहनत करते हैं, वो सोचते हैं तुम्हारे बारे में, वो जानवरों के लिए सोचते हैं, भाई उनको बहुत आराम की ज़रूरत है, इसलिए उन्हें बिस्तर पर सोना बहुत ज़रूरी है। और साथ ही साथ वो इंसानों की तरह ही कपड़े पहनना शुरू कर देता है, यानी कि इस रूल का भी अंत हो जाता है। और जो कि उसने कहा था कि जितने भी जानवर हैं और जितने भी पक्षी हैं वो हमारे फ्रेंड हैं, ये भी एक रूल था, इसको भी ख़त्म कर दिया जाता है, क्योंकि भाई जानवरों को खुलेआम मरवाया जा रहा है, तो ये रूल भी कहाँ ही बचा। अभी सिर्फ एक रूल बाकी है, ऑल एनिमल्स आर इक्वल। इसके साथ क्या होता है वो हम अभी देख रहे हैं। अब एनिमल फार्म के जानवरों की हालत इतनी बदतर हो चुकी होती है, जितनी तो मिस्टर जोन्स के टाइम पे भी नहीं थी। उनसे 4 गुना ज़्यादा काम लिया जाता था, थोड़ा बहुत अनाज भी उगवाया जाता था, और विंड मिल में भी काम करवाया जाता था, और भूख और ठंड तो वो बेचारे झेल ही रहे थे। लेकिन सब के सब विंड मिल बनाने में लगे हुए थे, और कुछ समय बाद इन लोगों ने विंड मिल को फिर से बना लिया। लेकिन पड़ोस के जो कुछ लोग थे, कुछ किसान थे, वो अभी भी इस चीज़ से डरते थे कि कहीं एनिमल का ही, जानवरों का ही राज ना हम लोगों पर हो जाए। तो इन लोगों ने डायनामाइट लगा के वो विंड मिल को उड़ा दिया, और इन लोगों ने एनिमल्स पर हमला भी बोल दिया। लेकिन इस लड़ाई में फिर से जानवरों की जीत हो गई। इन सब में बॉक्सर नाम का जो घोड़ा था ना, मैंने बोला ना, मेहनती घोड़ा, जो नेपोलियन पे विश्वास करता है, नेपोलियन जो करेगा अच्छा करेगा। तो जो वो बॉक्सर था उसको बहुत चोटें आई थी, और विंडमिल में काम करते करते एक बार वो गिर भी गया था, उसके ऊपर पत्थर गिर गया था बल्कि, और उसे बहुत चोट आ गई थी, उसे लग रहा था वो बिल्कुल जी नहीं सकता, मरने वाला है। जल्दी ही बॉक्सर जो होता है ना वो गायब हो जाता है। सब हैरान थे कि वो अचानक कहाँ चला गया। तभी स्क्वीलर आता है और सबको बताता है कि बॉक्सर बहुत ज़्यादा बीमार था, इसलिए उसे हॉस्पिटल ले जाया गया था, जहाँ उसकी मौत हो गई। लेकिन हकीकत ऐसी नहीं थी दोस्तों। हकीकत में उसे हॉस्पिटल नहीं ले जाया गया था, बल्कि नेपोलियन ने उस अपाहिज हो चुके बॉक्सर को ग्लू मार्केट में बेच दिया था। ग्लू मार्केट, गोंद जहाँ बनता है, तो ग्लू मार्केट में जो बेकार हो गए घोड़े होते हैं ना, उनको मार दिया जाता था, ताकि उनकी चर्बी और उनकी जो मज्जा है, मज्जा यानी जो बोन मैरो होता है, उससे गोंद बनाया जा सके। सोचो उस मेहनती घोड़े का क्या हुआ, जिसने अपनी ज़िंदगी नेपोलियन पर अंधविश्वास किया, बिल्कुल आँख बंद करके भरोसा किया, और जो वो करेगा वही सही है। लेकिन बाद में उसके साथ, वो तो उसका बहुत ज़्यादा मानने वाला था ना, लेकिन उसके साथ भी क्या हुआ। अब एनिमल फार्म की जो हालत थी वो बद से बदतर होती जा रही थी। जानवरों को तो अब पेट भर खाना भी नहीं मिलता था। लेकिन हमारे नेता, जो हमारे नेता हैं ना, नेपोलियन साहब, इनकी शान और शौकत नहीं कम थी।
ये सूट बूट पहनते थे और ये अलग से अपने फार्म हाउस पर रहते थे भाई। और इनके साथ इनके जो 9 बॉडीगार्ड थे, वो जो 9 कुत्ते थे, वो हमेशा साथ में रहते थे। नेपोलियन जी जब खाना खाते थे तो अपना खाना पहले किसी और से चेक करवाते थे कि कहीं उसमें किसी ने जहर तो नहीं मिला दिया, और बाकी जानवरों से तो अब इन्होंने मिलना ही बंद कर दिया था। जबकि स्नोबॉल के टाइम पे जानवरों की मीटिंग होती थी, ये लोग आपस में बात करते थे, डिस्कस करते थे। लेकिन अब नेपोलियन ने जानवरों के बीच में आना बंद कर दिया था, और अगर कभी आना भी होता था तो वो आते थे अपने 9 कुत्तों के साथ, ठीक है, कि कहीं उनके ऊपर कोई अटैक ना कर दे। जानवरों को खाना नहीं मिल रहा था, लेकिन नेपोलियन का व्यापार अब भी चालू था। अनाज भले जानवरों को खाने को ना मिले, लेकिन व्यापार पर कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, वो बंद नहीं होना चाहिए। अब नेपोलियन तो एनिमल फार्म को बेचने की भी प्लान कर रहा था। जो जनता थी, यानी जो एनिमल्स थे, वो बेचारे बस वन विंड मिल को ही बनाते रहते थे और थोड़ा बहुत जो भी मिलता था उसे खाकर गुजारा करते थे। लेकिन समझ सब रहे थे कि उनके साथ हो क्या रहा है। बोलने की हिम्मत किसी में नहीं थी। और ऐसा ही नहीं है, हमारा जो एनिमल फार्म था ना, वो रिपब्लिक था भाई। जनता द्वारा सरकार चुनी जाती थी वहाँ चुनाव भी होते थे, लेकिन जीतता कौन था? सिर्फ नेपोलियन, क्योंकि और कोई उसके डर के मारे खड़ा ही नहीं होता था। अकेला वही खड़ा होता था और वही जीतता था। ऐसे ही सालों गुजर गए। फार्म तो रिच होता गया, बहुत रिच होता गया, लेकिन सिर्फ और सिर्फ पिग्स के लिए, क्योंकि जानवरों की हालत और भी ज़्यादा बदतर हो चुकी थी। और जो वो 7 नियम थे, मैंने बताया ना, वो एक एक करके सब खत्म हो गए थे। बस एक नियम जो बचा था, ऑल एनिमल्स आर इक्वल, उसको थोड़ा सा बदल दिया गया था। इस नियम की जगह पर हो गया था, ऑल एनिमल्स आर इक्वल बट सम आर मोर इक्वल देन अदर्स। जिसका मतलब है कि सारे जानवर बराबर तो हैं, लेकिन कुछ उनमें से ज़्यादा बराबर हैं। बाकी सारे जानवर अब इंसानों से ज़्यादा पिग्स से डरते थे, उनको पिग्स से ज़्यादा खौफ आता था। और जो वो विचारधारा थी उस बूढ़े पिग की, यानी कि ओल्ड मेजर की जो विचारधारा थी, वो कहीं खो सी गई थी। वो विचारधारा कहीं नहीं दिखती थी। समय के साथ साथ पिग्स का रहन सहन इंसानों जैसा होता ही चला गया। अब वो भी 2 पैरों पर चलते थे, बाकी जानवरों को मारने के लिए हाथ में कोड़ा तक रखते थे। और एनिमल फार्म का नाम बदल कर फिर से मैनोर फार्म कर दिया गया। एक बार पिग्स और इंसानों की बहुत बढ़िया पार्टी चल रही थी। नेपोलियन भी था उसमें, ठीक है, पार्टी तो उसी ने दी होगी। तो पार्टी चल रही थी और पिग शराब पी रहे थे, डांस कर रहे थे, मज़े कर रहे थे, हंस रहे थे, और बाकी सारे जानवर बाहर से उन्हें देख रहे थे। जानवर कभी इंसानों की तरफ देखते थे तो कभी पिग्स की तरफ, और उन्हें ये समझ नहीं आ रहा था कि इनमें आदमी कौन है और सूअर कौन। तो इस कहानी की थीम यही थी कि सत्ता हाथ में आने पर कोई किसी का नहीं रहता, चाहे वो आप में से ही निकला हुआ कोई इंसान क्यों ना हो। तो आई होप आपको कहानी बहुत अच्छी लगी होगी। मुझे पर्सनली ये कहानी बहुत अच्छी लगती है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।